हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक तो आज देख ही रहे हैं, क्या है? कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये टॉपिक कितना आता है एग्ज़ाम में। आप सभी लोग जानते हैं कि सीटेट में कुछ टॉपिक ऐसे हैं कॉमन, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जीन प्याजे अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जीन प्याजे से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपका कोहल वर्ग से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बाइगोस्की के आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तीन सिद्धांत तो ऐसे आप रट लीजिए। अगर आप को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो मुझसे पूछ लीजिए, कभी भी एनी टाइम आप कमेंट कर दीजिए, आपको तुरंत उसका आंसर मिलेगा। दोस्तों, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। और यदि आपने अभी तक प्याजे और बाइगोस्की को ज़बरदस्त तरीके से नहीं पढ़ा है तो इधर आई बटन पर जाइए और वहाँ पर आपको वीडियो मिलेगी, वहाँ से आप इसे कर सकते हैं, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है। अब बात करते हैं कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बता दीजिए कि आप सभी लोग कैसे हैं। एकदम से बढ़िया है ना? बढ़िया है तो बस एकदम से सभी लोग यस कर दीजिए कि सर एकदम से हम मस्त हैं, और जल्दी से हम फिर स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी लोग यस करें, यस करें, यस करें, यस करें, सभी लोग यस करें। ओके दोस्तों, ओके ओके ओके। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, कोहल वर्ग के सिद्धांत का नाम क्या था? तो आप कहोगे नैतिक विकास का सिद्धांत। क्या नाम था? नैतिक विकास का सिद्धांत इनके सिद्धांत का नाम था। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि कोहल वर्ग कहाँ के निवासी थे, यानी कि जन्म कहाँ हुआ था उनका? तो आप याद रखोगे अमेरिका में जन्म हुआ था, जो कि उनका जो काल था वो आपका 1927 से 1987 उनका टाइम पीरियड था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये दो पॉइंट जरूर याद रखेंगे। कोहल वर्ग के सिद्धांत का नाम नैतिक विकास का सिद्धांत, अमेरिका के निवासी थे, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस जो आपका सिद्धांत है, आज का जो आपका सिद्धांत है, प्लीज़ आप विदाउट स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, मस्त तरीके से, जो आपको एकदम से ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो बढ़िया दोस्तों, एकदम से बढ़िया, एकदम मस्त। दोस्तों, चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले नैतिक विकास के सिद्धांत को अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि नैतिकता क्या होती है। अरे, जब हमें नैतिकता ही नहीं पता होगी तो नैतिक विकास के सिद्धांत का पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं होगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम नैतिकता के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चा जो होता है, देखिए, बच्चे के सीखने के दो साधन होते हैं, एक होता है औपचारिक साधन, एक होता है अनौपचारिक साधन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जो अनौपचारिक रूप से यानी कि अपने आस पड़ोस स्कूल में ये नैतिक विकास होता है अनौपचारिक रूप से। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है, बल्कि वह अच्छा व बुरा समाज से ही सीखता है। ये चीज़ आप जानते हैं। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकास की प्रक्रिया में होगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, विकास की प्रक्रिया में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से भी आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। कोहल वर्ग के सिद्धांत से हर एक पॉइंट से, एक छोटे से छोटा पॉइंट भी होगा ना, वहां से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां से अगर हम क्वेश्चन देखें तो ध्यान रखिए कि कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे का जो विकास होता है वो औपचारिक रूप से होता है या अनौपचारिक रूप से होता है? तो आप याद रखेंगे, अनौपचारिक रूप से होता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि जब बालक का जन्म होता है तो वह किस प्रकार का होता है, नैतिक होता है या अनैतिक होता है? तो आप याद रखेंगे, वो ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद में समाज से क्रिया करता है, उसके बाद वह नैतिक और अनैतिक जो बनना होता है बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। कोहल वर्ग के अनुसार विकास की जो प्रक्रिया है उसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो आप कहेंगे कि वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों, समझ में आया हो तो एकदम से यस कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, यस कर दीजिए, सभी भाई बहन यस करिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि नैतिक व्यवहार।
नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है, इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। ये मैंने अभी आपके लिए ऊपर बता दिया, तो इस पर ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे फटाफट से आपका क्लियर कराना है, ठीक है ना दोस्तों। मुझे पता है आपके पास ज्ञान है, भरपूर ज्ञान है, क्योंकि आप जब इस लेवल तक आए हुए हैं तो बहुत सारी तैयारी करने के बाद ही आए हैं। मैं इस चीज़ को भली भांति समझता हूं दोस्तों, ठीक है ना। मैं जानता हूं, इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता हूं कि आपने बहुत तैयारी की है और बहुत तैयारी करने के बाद आप इस लेवल पर आ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ तो आप अपने आप से ही लोगे, लेकिन आपको बस हिंट देने की ज़रूरत है। वही काम मैं कर रहा हूँ, वही सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं कि कोहल वर्ग ने बच्चों के साथ 20 साल तक एक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग करने के बाद बताया कि नैतिक विकास के 6 चरण होते हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। दोस्तों ध्यान रखिए, यदि कोहल वर्ग पूछा जाए कि कोहल वर्ग ने किस पर प्रयोग किया, तो आप कहोगे बच्चों पर प्रयोग किया था, ठीक है। बच्चों पर प्रयोग किया, कितने साल तक किया था? 20 साल तक प्रयोग किया। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने चरण होते हैं, तो आप याद रखोगे 6 चरण होते हैं। 6 चरण होते हैं दोस्तों, लेकिन यदि आपको ऑप्शन में मिलता है 3 चरण तो आप 3 भी लगा दोगे। वो 3 कैसे हो जाएंगे दोस्तों? तो ध्यान रखिए कि चरण तो अधिक क्या था, मैं आपके लिए क्लियर करके बताता हूं। अवस्थाएं थी 3 कितनी थी? अवस्थाएं थी 3, ठीक है। और 3 अवस्थाओं के हर अवस्था का 2 उप अवस्थाएं थी, हर अवस्था की 2 उप अवस्था थी। तो इस तरीके से 6 अवस्थाएं या फिर 6 चरण माने जाते हैं। अभी हम आगे उन सबको पढ़ लेंगे, ठीक है। इन 6 चरणों में से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्ण चरण से अधिक परिपूर्ण होता है। दोस्तों आप इस चीज को समझ लीजिए कि प्रत्येक जो चरण है अपने पूर्व चरण से अधिक परिपूर्ण होता है, यानी कि जो पहले वाला चरण होता है उससे क्या होता है? सुपर वो होता है दोस्तों, ठीक है। आप इस चीज को समझिए, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर विकास की अवस्थाएं पढ़ते हैं, जहां से आता है क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस टॉपिक से आपके कम से कम दोस्तों 4 से 5 नंबर तो 100% पक्का मान लो दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक वाकई में बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो आप याद रखोगे 3 अवस्थाएं होती हैं, अभी मैंने बताया था। लेकिन हर अवस्था की 2 उप अवस्थाएं होती हैं, अभी मैंने बताया था। तो पहली अवस्था होती है पूर्व नैतिक स्तर, जिसे बोलते हैं हम प्री मॉरल लेवल, ठीक है। नेक्स्ट परंपरागत जैविक स्तर, जिसे कन्वेंशनल मॉरलिटी लेवल, ठीक है। नेक्स्ट आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर, जिसे बोलते हैं सेल्फ एक्सेप्टेड मॉरल प्रिंसिपल्स लेवल। दोस्तों कैसी लग रही वीडियो कमेंट कीजिए जल्दी से, और लाइक शेयर जरूर करिए, ठीक है। जरूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं पूर्व नैतिक स्तर। जब हम पूर्व नैतिक स्तर के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं, पहले तो इसकी एज ही आपको याद रखनी पड़ेगी। तो 4 से 10 वर्ष क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, कोहल वर्ग के अनुसार पूर्व नैतिक स्तर की आयु कितनी होती है, तो आप याद रखोगे 4 से 10 वर्ष के बीच होती है। कितनी दोस्तों? 4 से और 10 वर्ष के बीच होती है पूर्व नैतिक स्तर की आयु, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इस स्तर के अंतर्गत तो 2 अवस्थाएं आती हैं। मैंने अभी आपके लिए क्लियर कर दिया था कि 3 अवस्थाएं बताई थी, और तीनों अवस्थाओं में प्रत्येक अवस्था की 2-2 उप अवस्थाएं थी। तो आपकी जो पूर्व नैतिक स्तर है उसका जो एज है, तो आपको बता दिया मैंने, 4 से 10 वर्ष होता है। लेकिन इसकी जो उप अवस्था होती है, पहली होती है स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, यानी कि आज्ञा एवं दंड की अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट आती है स्टेज ऑफ ईगो, ठीक है, यानी कि अहंकार की अवस्था। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज्ञा एवं दंड की अवस्था। क्या होती है आज्ञा एवं दंड की अवस्था? एकदम से माइंड में सेट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो कोहल वर्ग के अनुसार अगर हम बात करते हैं, तो कोहल वर्ग ने इस अवस्था में बच्चे का चिंतन दंड से प्रभावित होता है बताया, ठीक है। इस अवस्था में बालक घर वालों या किसी की भी बात को इसलिए मानता है क्योंकि उसे डर रहता है कि यदि काम नहीं किया तो दंड मिलेगा। सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए। अब मैं आपको समझाता हूँ एकदम से सिंपल लैंग्वेज में आज्ञा एवं दंड की अवस्था है क्या। बच्चा जब छोटा होता है तो आपने देखा होगा कि बच्चा काम दो, आप बच्चे को कोई भी काम दो और कहना बेटा इस काम के लिए कर लो, ठीक है। तो उस काम को करने का उसका जो मोटिव होता है वो क्या होता है? 4 से और 10 साल के बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, 4 से और 10 साल के बीच के बच्चे की बात कर रहा हूं। तो वो बच्चा उस वक्त इसलिए काम करता है क्योंकि उसे लगता है
जैसे आप स्कूल में एक अध्यापक हैं, ठीक है, और आपने एक बच्चे को, रोहन नाम के बच्चे को एक क्या किया, रोहन नाम के बच्चे को आपने होमवर्क दिया, ठीक है। बच्चा होमवर्क करके लाया या फिर नहीं लाया तो आप उससे पूछोगे क्यों नहीं करके लाए, और हो सकता है आप उसमें एक दो जड़ दोगे, मतलब थप्पड़ मार दोगे। अब जब थप्पड़ मार दोगे तो अगली बार क्या होगा, उसे भय हो जाएगा, डर हो जाएगा कि मुझे पनिशमेंट मिलेगा, इसीलिए वो हर बार कार्य जब करके लाता है तो 4 से और 10 वर्ष की एज में जब भी कार्य करता है तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था के अनुसार करता है, यानी कि वो आज्ञा को मानता है, सर की आज्ञा को मानेगा और उसे दंड का डर रहता है कि मुझे दंड मिलेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आए ना? समझ में आए तो लाइक कर दीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं अहंकार की अवस्था। अहंकार की अवस्था क्या होती है, यानी कि स्वयं की आवश्यकता, इसको समझ लीजिए। इस अवस्था में बालक के चिंतन का स्वरूप बदल जाता है। उसे अपनी आवश्यकता या उद्देश्य को पूरा करने के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो वह बोलता है, जैसे भूख लगने पर चुरा कर खाना खाना। ठीक है, इसमें कहने का मतलब यह है 4 से 10 साल के बीच में एक दूसरी उप अवस्था आती है, वो होती है आपके अहंकार की अवस्था। और इस अवस्था में कोहल वर्ग के अनुसार अगर बताया जाए तो कोहल वर्ग ने कहा कि बच्चे का जो चिंतन का स्वरूप होता है, सोचने समझने का स्वरूप होता है, वो थोड़ा डेवलप हो जाता है और वो क्या करता है दोस्तों, काम जो है, अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, मान लीजिए उसे ज़रूरत है आपके पेन की, ठीक है, पेन की ज़रूरत है, घर वाले पैसे नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उसे अगर कहीं भी अपने दोस्त का पेन पड़ा हुआ मिल गया, दिख गया मान लीजिए, तो वो चुरा लेगा, उसे ध्यान रखिए, चुरा लेगा। और कभी कभी आपने देखा है कि घर पर भूख लगती है तो चुरा कर खाना खा लेते हैं, शायद हो सकता है कि आपकी भी ऐसी हालत हो। सॉरी दोस्तों, हंसना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हंसने से सीखने का एकदम से सीधा संबंध है दोस्तों, जरूर याद रखिए। जैसे एक गाड़ी होती है ना, गाड़ी को चलने के लिए एक पहिए की आवश्यकता होती है, वैसे ही सीखने के लिए हंसने की बहुत आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सॉरी क्वेश्चन नहीं, हमारे नेक्स्ट स्टेज पर। हमारी जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसका नाम है परंपरागत नैतिक स्तर, यानी कि कन्वेंशनल सॉरी दोस्तों, कन्वेंशनल मॉपस्टली लेवल। इसको ध्यान रखिए दोस्तों, ये इसकी जो एज पूछी जाती है वो है आपकी 10 से 13 वर्ष। पहले जो आपकी थी पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर, उसकी एज क्या थी, तो आप कहोगे 4 से 10 वर्ष। कितनी दोस्तों, 4 से 10 वर्ष थी, और उसमें 2 उप अवस्थाएं बताई गई थी, ठीक है, अहंकार की अवस्था और आपकी क्या थी दोस्तों, ध्यान रखिए दूसरी, एक सेकेंड रुकिए, हाँ, अचानक से आप जानते हैं कभी कभी ध्यान नहीं था, आज्ञा एवं दंड की अवस्था, पहले अहंकार की अवस्था और आज्ञा एवं दंड की अवस्था। यहाँ पर बात करते हैं कि परंपरागत नैतिक स्तर की जब हम बात करते हैं तो इसको भी 2 उप अवस्थाओं में इसको भी विभाजित किया गया। और पहली थी आपकी स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, यानी कि प्रशंसा की अवस्था, और दूसरी जो अवस्था थी उसका नाम था स्टेज ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ सोशल सिस्टम। अब दोस्तों, यानी कि सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। अब दोस्तों, ये हैं क्या, इनके बारे में अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे कि प्रशंसा की अवस्था क्या होता है। तो यहाँ पर याद रखिए, कोहल वर्ग के अनुसार हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि प्रशंसा की अवस्था, यहाँ पर इस अवस्था में बच्चा समस्त कार्य इसलिए करता है क्योंकि उसको लगता है कि यदि मैं अच्छा करूँगा तो लोग मुझे अच्छा कहेंगे, और बच्चा अपने इसी कार्य को नैतिक मान लेता है, जैसे अध्यापक द्वारा दी गई शाबाशी। देखिए यहाँ पर होता क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर एज जो होती है, एज मैंने आपको अभी बताई 10 से 13 वर्ष। तो 10 से 13 वर्ष के बीच में जब बच्चा होता है वो क्या करता है, उसको जब आप काम देते हैं ना तो वो समस्त कार्य इसलिए करता है क्योंकि मान लीजिए एक अध्यापक हैं आप, आपने बच्चे को मान लीजिए आपने बच्चे को होमवर्क दिया या फिर कोई भी कार्य दिया, तो वो उस कार्य को इसलिए करेगा क्योंकि अच्छे से अच्छा जब मैं करूँगा ना, वो सोचेगा बच्चा कि मैं जब अच्छे से अच्छा करूंगा तो क्लास में मेरी वाव वाव होगी, सर कहेंगे कि बेटा शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। तो इस तरीके से वो सारे काम क्यों करता है, वो इसलिए करता है प्रशंसा की अवस्था, यानी कि प्रशंसा होगी, मेरी समाज में प्रशंसा होगी, प्रतिष्ठा होगी, इसलिए वो कार्य करता है और अपने इसी कार्य को वो नैतिक मान लेता है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया ना? समझ में ही आना चाहिए दोस्तों, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी लाइव क्लास तो रुकी गई दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था। सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था की जब हम बात करते हैं तो रेस्पेक्ट, स्टेज रेस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम,
स्टेज रेस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम की यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि नैतिक विकास की यह उप अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। नैतिक विकास की यह जो अवस्था है वो अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोहल वर्ग के अनुसार समाज के ज़्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अवस्था है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। अब इसमें क्या है, वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है और समाज के विरुद्ध प्रत्येक कार्य को अनैतिक मानने लगता है। मतलब क्या होता है, उसका जो माइंड होता है वो थोड़ा सा डेवलप हो जाता है और डेवलप होने के बाद में वो प्रत्येक कार्य इसलिए करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि मैं भी समाज का एक अभिन्न अंग हूँ और मैं अगर गलत करूँगा, समाज के विरुद्ध जाऊँगा तो क्या होगा, मुझे कहीं ना कहीं नुकसान होगा दोस्तों। ठीक है, और वो समाज को क्या मानने लगता है, एक लक्ष्य मानने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपने जो भी कार्य करता है समाज को दृष्टिगत रखते हुए उन सब में नैतिक कार्य मानने लगता है। ठीक है, और समाज के विरुद्ध जो भी कार्य होते हैं उनको अनैतिक मानने लगता है। क्वेश्चन यहीं से आता है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा समाज के विरुद्ध कार्यों को अनैतिक मानने लगता है, तो आप कहोगे यही वाली है दोस्तों, सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट अवस्था देखते हैं हम यहाँ पर, उत्तर परंपरागत अवस्था। उत्तर परंपरागत अवस्था की जो अवधि होती है वो आपकी होती है 13 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक। तो पहली जो थी पूर्व परंपरागत अवस्था, उसका नाम, जो पूर्व परंपरागत अवस्था थी उसकी एज क्या थी, तो आप कहोगे 4 से 10 वर्ष। परंपरागत अवस्था की एज क्या थी, तो आप कहोगे 10 से 13 वर्ष। और आपसे पूछा जाए कि जो उत्तर परंपरागत अवस्था है उसकी अवधि क्या थी, तो आप कहोगे 13 से प्रौढ़ावस्था तक, यानी कि 13 वर्ष से लेकर और प्रौढ़ावस्था तक ये चलती रहती है। इस अवस्था को भी कोहलबर्ग ने 2 उप अवस्थाओं में बांटा था दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं सामाजिक समझौते की अवस्था और दूसरी थी विवेक की अवस्था। दोस्तों दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अवस्थाएं हैं, इनको जरूर अच्छे से याद रखिए और इनकी एज जरूर याद रखिए। ठीक है, जितनी भी अवस्थाएं हैं उनकी एज जरूर याद रखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है। अब यहाँ पर बात करते हैं सामाजिक समझौते की अवस्था। तो ये क्या होती है दोस्तों, देख लेते हैं इसको भी। इस अवस्था तक आते आते व्यक्ति परस्पर लेन देन में विश्वास करने लगता है। मतलब क्या होता है कि बच्चे थोड़े से समझदार होने लगते हैं। 13 वर्ष से ऊपर का जो बच्चा होता है, आप समझते हैं, मतलब थोड़ा सा समझदार होने लगता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसमें परस्पर लेन देन की भावना बढ़ जाती है। यानी कि वो आपसे कहेगा कि आप मुझे पेन दे दो तो मैं आपके लिए कटर दे दूंगा, शॉर्पनर दे दूंगा। ठीक है, इस तरीके से मतलब क्या होता है, उसे ऐसा लगने लगता है कि हम एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। आप मेरी इस चीज़ को ले लो और मुझे आप ये चीज़ दे दो, तो इससे हम दोनों की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। तो ये आपकी सामाजिक समझौते की अवस्था कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, व्यक्ति यह मानने लगता है कि व्यक्ति को सामाजिक नियमों का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है। बिल्कुल सामाजिक समझौते की अवस्था, और इससे पहले भी सामाजिक एक अवस्था आई थी। ठीक है, तो इनमें अंतर यही है कि उसमें तो समाज के भय से करता था, समाज लगता था कि समाज मुझसे ये कहेगा, समाज वो कहेगा अगर मैं गलत करूँगा तो। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा माइंड और डेवलप हो जाता है और वह ये सोचने लगता है कि समाज जब हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है तो मुझे भी समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। दोस्तों इन सब बातों को ध्यान रखते हुए बच्चा क्या करता है, समाज के प्रति सही कार्य करता है और सामाजिक नियमों का पालन करता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा दोस्तों, और समझ में आया हो ना तो एक लाइक तो बनता है यार, मेहनत के देखते हुए एक लाइक तो बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं, समाज अपने नियमों, परंपराओं, कानूनों के द्वारा व्यक्ति को स्वतंत्रता, अधिकार और सुरक्षा देता है, अतः ऐसे नियमों का उल्लंघन अनैतिक माना जाना चाहिए। दोस्तों इसको ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि समाज अपने नियमों, परंपराओं, कानूनों द्वारा व्यक्ति को स्वतंत्रता, यानी कि समाज में जो नियम बनाए जाते हैं, परंपराएं बनाई जाती हैं, कानून बनाए जाते हैं, वो सब क्यों होते हैं दोस्तों, आप सभी लोगों की सुरक्षा के लिए होते हैं और आपके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए ही होते हैं। और यदि हम उनका उल्लंघन करते हैं तो क्या होता है,
वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें नुकसान होता है, बच्चा ये सोचने लगता है और इसीलिए वह ऐसे कार्यों को अनैतिक मानने लगता है। दोस्तों समझ में आए ना, समझ में ही आना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिए, सीटेट का एग्ज़ाम आपका 5 जुलाई को ही होगा। सीटेट का एग्ज़ाम आपका 5 जुलाई को ही होगा, क्योंकि इसकी प्रबल संभावना पता है कैसे दिखने लगी। इसकी प्रबल संभावना का एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताना चाहूँगा। नीट के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, ठीक है, आपको पता है। सीबीएसई एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और दूसरा और आपका एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स थे उनकी भी डेट आ चुकी है दोस्तों। तो आप ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे आकर तैयारी नहीं हो सकती दोस्तों, आप इस चीज़ को भली भांति जानते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं विवेक की अवस्था। विवेक की अवस्था की बात करते हैं तो दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कोहल वर्ग के अनुसार, कोहल वर्ग के अनुसार जो अंतिम अवस्था है वो कौन सी है, तो आप याद रखोगे विवेक की अवस्था। कौन सी? विवेक की अवस्था। और इस अवस्था में बालक में विवेक आ जाता है। विवेक का मतलब क्या होता है? तो धैर्य आ जाता है। विवेक का मतलब क्या होता है? धैर्य आ जाता है। इस अवस्था में बालक अपने विवेक पर आधारित हो जाता है तथा उसे लगने लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। जैसे आपने देखा होगा जो 13 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे होते हैं, 14, 15, 16 साल के, तो वो क्या करते हैं, वो किसी कार्य को कर रहे होते हैं और आप उनसे कहना बेटा इस काम को मत करो, तो उन्हें क्या लगेगा, अरे यार बेकार में ये बता रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। उसे ऐसा लगता है कि और जो बता रहे हैं वो सभी गलत है, मैं जो कर रहा हूँ वो एकदम से सही है। ये अवस्था आपकी विवेक की अवस्था कहलाती है। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। और अब हम बात करते हैं, अब व्यक्ति के लिए वही आचरण नैतिक होगा जो उसके स्वयं के विवेक का समर्थन प्राप्त करता है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। इसमें सारे काम वही करता है बच्चा जो उसे लगता है कि यही एकदम से करेक्ट है। मतलब उसे जो सही लगता है वही करता है। बाकी समाज क्या कहता है, दोस्त क्या कहते हैं, फैमिली क्या कहती है, घर वाले क्या कहते हैं, उस बारे में बच्चा नहीं सोचता। ये अवस्था आपकी क्या कहलाती है? विवेक की अवस्था। और ये आपकी कोहल वर्ग के नैतिक विकास की सबसे क्या थी, अंतिम अवस्था थी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। सबसे पहला याद रखिए, कोहल वर्ग कहाँ के निवासी थे, तो आप कहोगे अमेरिका के थे, ठीक है। अगला क्या था कि कोहल वर्ग के सिद्धांत का क्या नाम था, तो आप कहो नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहल वर्ग के सिद्धांत में किस पर सबसे अधिक बल दिया गया था, तो आप कहोगे नैतिकता पर बल दिया गया। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि किस पर बल दिया गया और आपको नैतिकता नहीं दिया जाता है अगर ऑप्शन में, तो क्या लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे दोस्तों, तो आप समाज लगा सकते हैं। तो आप समाज लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिए कोहल वर्ग ने नैतिकता के बाद सबसे ज़्यादा फोकस किया था तो वो समाज पे किया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है दोस्तों। लेकिन आप ये सब कब करोगे, वीडियो देखने के बाद। लाइक तो अभी कर सकते हैं, कमेंट अभी कर सकते हैं, परंतु लेकिन आपको जो शेयर करना है ना वो आपको वीडियो देखने के बाद करना है। क्योंकि पहले आप अपना एकदम से क्लियर कर लीजिए, उसके बाद अपने फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों को, भाई बहनों को, सभी को शेयर करिए जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट 2020 की। क्योंकि यहाँ पर हमने रखा है 105 प्लस का स्कोर, ठीक है। 105 प्लस स्कोर करने का टारगेट रखा है और उसे अचीव कराने के लिए हमें जितनी मेहनत करनी पड़े हम करने के लिए तैयार हैं। और आप लोग बस हमारा साथ देने के लिए बने रहें, ठीक है ना दोस्तों। तो बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा दोस्तों आपसे कि आप तैयारी करते रहें दोस्तों। तैयारी में 1% भी ढील ना डालें, वरना आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि ज़िंदगी में मौका बार बार नहीं मिलता, ज़िंदगी में मौका बार बार नहीं मिलता, और मिल जाए तो फिर समझ रहे हैं आप, ठीक है, छोड़ना नहीं है ना। उसके लिए मिल जाए तो क्या करना है, छोड़ना नहीं है दोस्तों। तो बस यही कहना चाहूँगा कि खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और दोस्तों पढ़ते रहिए, ठीक है। तो बाय बाय दोस्तों।